जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करने वाले एथर एनर्जी के आईपीओ के बारे में। खास बात यह है इस आईपीओ की, इसमें शेयर होल्डर कैटेगरी है। अब शेयर होल्डर कैटेगरी के लिए किस हिसाब से एलिजिबल हो सकते हैं, कौन सी कंपनी की शेयर परचेज करनी चाहिए, साथ ही अपकमिंग शेयर होल्डर कैटेगरी के आईपीओ कौन कौन से हैं, वो भी आपको इस वीडियो में जानने के लिए मिलेगा। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले अगर हम बात करें एथर एनर्जी के बारे में, तो ये जो कंपनी है बेसिकली टू व्हीलर मैन्युफैक्चरर है। इलेक्ट्रिक सेगमेंट में जो है टू व्हीलर बनाती है। अब अगर इसके आईपीओ की डिटेल के बारे में अगर हम जानें तो देखिए दोस्तों, जो आईपीओ का साइज यहाँ पे रहेगा उसमें फ्रेश इशू तो रहेगा 3100 करोड़ रुपए का, जो कि बहुत अच्छी बात है। और ऑफर फॉर सेल रहेगा 2.2 करोड़ रुपए का। तो अच्छा साइज यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है हमको, है ना। तो बहुत बढ़िया यहाँ पे साइज है आईपीओ का, जिसमें मैक्सिमम लोगों को जो है अलॉटमेंट के चांसेस यहाँ पे रहेंगे। अब बात आती है अपने अपने नसीब की, तो देखिए किस किस का नसीब यहाँ पे काम करने वाला है। अब यहाँ पे अगर बात करें यहाँ पे शेयर होल्डर कैटेगरी के बारे में, तो देखिए शेयर होल्डर कैटेगरी का फायदा क्या है वो तो आपको आगे जानने के लिए मिलेगा ही। उससे पहले आपको ये बात जाननी जरूरी है कि आप इस कैटेगरी के लिए एलिजिबल कैसे होते हो। तो एथर एनर्जी जो कंपनी है उसकी पेरेंट कंपनी, मतलब अगर ये बेटा है अपने पास में एथर एनर्जी, तो इसका बाप है हीरो मोटर कॉर्प, सिंपल भाषा में, ठीक है। तो अगर हमारे पास में हीरो मोटर कॉर्प का एक शेयर रहेगा अपने अकाउंट में, एक से ज़्यादा हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मिनिमम एक शेयर होना चाहिए शेयर होल्डर कैटेगरी के लिए एलिजिबल होने के लिए। और उसकी डेट क्या रहती है, जो भी ये आरएचपी फाइल करेंगे, है ना, आरएचपी फाइल करने से पहले पहले अपने अकाउंट में जो है डीमेट अकाउंट जो भी होता है उसमें हीरो मोटर कॉर्प का अगर एक शेयर होगा मिनिमम, तो शेयर होल्डर कैटेगरी के लिए यहाँ पे एलिजिबल हो सकते हैं, ठीक है। हो सकते नहीं, सॉरी, होंगे, है ना। अब बात आती है अपने पास में ये जो हीरो मोटर कॉर्प लिमिटेड है, इसका जो शेयर है, एक शेयर का जो प्राइस है फिलहाल चल रहा है 4122.20 रुपये के करीब। बाकी ऊपर नीचे यहाँ पे तो ठीक है, होता जाता रहता है ये प्राइस, इसमें कोई इशू नहीं है। अगर आप हाईएस्ट प्राइस भी इसका देखो 52 वीक का, तो 6246.25 रुपये तक ये जा चुका है ना। तो ये अगर डीमेट अकाउंट में रहेगा तो शेयर होल्डर कैटेगरी के लिए एलिजिबल होंगे, सिंपल बात। अब नेक्स्ट दोस्तों बात करें यहाँ पे शेयर होल्डर कैटेगरी का बेनिफिट, तो ये बात आपको जानना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारे पास अगर एक शेयर है पेरेंट कंपनी का, तो हम शेयर होल्डर कैटेगरी के लिए एलिजिबल है। तो फ़ायदा क्या है, तो फ़ायदा सिंपल सा है, हम कोई भी कैटेगरी, चाहे रिटेल कैटेगरी की बात हो, है ना, चाहे हमारे पास में एचएनआई कैटेगरी की बात हो, हम लगाते हैं एक एप्लीकेशन एक पेन नंबर से, सिंपल, है ना। इससे ज़्यादा एप्लीकेशन हम नहीं लगा सकते, चाहे रिटेल कैटेगरी में लगाओ या फिर एचएनआई कैटेगरी में लगाओ, हमें एक पेन से एक एप्लीकेशन लगानी होती है। अब जिस किसी भी आईपीओ में शेयर होल्डर कैटेगरी होती है तो वहाँ पे क्या होता है, एक आपका चांस और बढ़ जाता है, मतलब एक ही पेन से आप दो एप्लीकेशन लगा सकते हो। एक तो आप रिटेल या एचएनआई जिस कैटेगरी में भी आप लगाना चाह रहे हो उसमें आप लगा सकते हो एक एप्लीकेशन, और दूसरा आप लगा सकते हो जो भी यहाँ पे शेयर होल्डर कैटेगरी है, ठीक है ना, शेयर होल्डर कैटेगरी में लगा सकते हो आप एक एप्लीकेशन। तो आपकी कितनी एप्लीकेशन लग गई, दो एप्लीकेशन लग गई। अब जब भी अपने और सब्सक्रिप्शन होता है तो आपको पता है लॉटरी सिस्टम होता है। अब लॉटरी सिस्टम में तो कहाँ तो आपके पास में एक एप्लीकेशन थी और कहाँ आपके पास में दो एप्लीकेशन है, तो अलॉटमेंट के जो चांसेज है यहाँ पे वो बढ़ जाते हैं। इसीलिए जनरली जो है शेयर होल्डर कैटेगरी के लिए लोग अप्लाई करते हैं, है ना। बाकी आपकी चॉइस है अप्लाई करना या फिर ना करना। कई बार होता है कि अगर एक एप्लीकेशन लगानी है तो हो सकता है शेयर होल्डर कैटेगरी में जो है कम सब्सक्रिप्शन मिला हो और रिटेल और एचएनआई कैटेगरी में ज़्यादा सब्सक्रिप्शन मिला हो, तो अलॉटमेंट के चांसेस कहाँ पे होंगे, शेयर होल्डर कैटेगरी में ज़्यादा होंगे। कई बार ऐसा भी देखने में आया है कि शेयर होल्डर कैटेगरी में जो है सब्सक्रिप्शन ज़्यादा होता है रिटेल के मुकाबले। तो कई बार होता है कि शेयर होल्डर कैटेगरी में तो होगा अपने पास में अगर ज़्यादा सब्सक्रिप्शन हुआ तो ऑब्वियस बात है शेयर होल्डर में जो है अलॉटमेंट के चांसेस कम हो जाएंगे, है ना। तो इसलिए क्या होता है, अगर अपने पास में शेयर होल्डर कैटेगरी है तो दो एप्लीकेशन लगा देंगे, जहाँ पे भी प्रोबेबिलिटी हो, है ना, हमें अलॉटमेंट की, वो बढ़ जाती है। सिंपल सी बात यही है कि यहाँ पे अलॉटमेंट के चांसेस यहाँ पे ज़्यादा होते हैं, ठीक है। बाकी ऐसा कुछ स्पेशल यहाँ पे है नहीं। तो आई होप आपको ये बात यहाँ पे क्लियर हो गई होगी। हाँ, इसके रिगार्डिंग अगर आपको डाउट है तो वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, है ना, उसका मैं आंसर कर दूंगा आपका। नेक्स्ट अगर अपकमिंग आईपीओज, देखिए कुछ अच्छे अच्छे आईपीओज है हमारे सामने, बाकी तो रिव्यू वीडियो आ ही जाएगा आपके पास में जैसे जैसे आईपीओ का अनाउंसमेंट होगी। तो आप देख रहे हो अपने पास में एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज, है ना,
ये तो अपने पास में आईपीओ के नेम है। इनमें शेयर होल्डर कैटेगरी की फिलहाल उम्मीद की जा रही है कि करीब करीब सभी में होनी है ना। अगर उनमें शेयर होल्डर कैटेगरी है, उसके लिए अगर आपको एलिजिबल होना है तो आपको जो है पेरेंट कंपनी के जो है आईपीओ आप सॉरी एक शेयर आपके पास में होना चाहिए डीमैट अकाउंट में। जब ये आरएचपी फाइल करे उससे पहले पहले आपके पास में होना चाहिए। देखिए दो होती है, एक तो DRHP होती है और एक RHP होती है। DRHP फाइल होने के बाद में RHP फाइल होती है। तो अगर SDB फाइनेंशियल सर्विसेज के आईपीओ में आपको शेयर होल्डर कैटेगरी के एलिजिबल होना है तो आपको HDFC बैंक जो इसकी पेरेंट कंपनी है इसका एक शेयर होना चाहिए। वही हीरो फिनकॉर्प के लिए हीरो मोटरकॉर्प का है ना, हमने एथर एनर्जी में भी देखा हीरो मोटरकॉर्प का अगर अपने पास में एक शेयर है तो हम उसके लिए एलिजिबल है। तो बढ़िया ना, हीरो फिनकॉर्प के लिए भी आप एलिजिबल हो जाओगे। रिलायंस जियो जो कि बहुत बड़ा आईपीओ आने वाला है, लगभग 40,000 करोड़ की साइज का ये आईपीओ होने वाला है। इसके लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज का जो है एक शेयर डीमैट अकाउंट में होना चाहिए। वहीं प्रेस्टीज हॉस्पिटलिटी की अगर बात करें तो इसके लिए प्रेस्टीज एस्टेट का एक जो है शेयर होना चाहिए। केनरा के लिए केनरा बैंक का, ब्रिज होटल्स के लिए जो है अपने पास में ब्रिज एस्टेट का, और ये जो इलेक्ट्रिक मोबिलिटी वाला है इसके लिए ग्रीव्स कॉटन का, और JSW के लिए JS ग्रुप का, है ना। तो ये इनकी पेरेंट कंपनी है। तो सिंपल बात ये है कि जो भी आईपीओ आ रहा है उसके पेरेंट कंपनी का एक शेयर मिनिमम है ना होना चाहिए शेयर होल्डर कैटेगरी के लिए एलिजिबल होने के लिए। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूज़फुल रही होगी। अगर दोस्तों आपके लिए ये इन्फॉर्मेशन यूज़फुल है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। बाकी सब फेक चीज़ों से बिल्कुल दूर रहना। इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का जो लिंक है आईपीओ एंड स्टॉक अपना जो ऑफिशियल अकाउंट है उसका लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। हमारी ओर से किसी भी तरीके का पेमेंट की डिमांड नहीं की जाती है और किसी भी तरह की रिकमेंडेशन नहीं दी जाती है ना। तो अगर आप कोई भी ऐसी रिकमेंडेशन आपको मिलती है तो हमारी ओर से बिल्कुल नहीं मिलती है, इस बात का ध्यान रख लो। कोई भी फेक चैनल आप ज्वाइन नहीं करोगे। अगर आपने कुछ ऐसा किया तो उसके लिए देखिए हमारी जिम्मेदारी नहीं होगी। बहुत सोच समझ के जो है आपको ये इन बातों का ध्यान रखना है कि जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो आपको लिंक दिए गए हैं हमारे ऑफिशियल लिंक वही है। उसके अलावा कहीं से भी अगर आपको कोई लिंक मिलता है तो वो अनऑफिशियल होगा, है ना। तो आज के इस फ्रॉड के ज़माने में प्लीज़ बच के रहिएगा, ठीक है दोस्तों। बाकी जो भी आपकी व्यूज़ है वो कमेंट करके आप हमें बता सकते हो।